तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आज आपको एकदम सोचने पे मजबूर कर देगी कि आज हमारी दुनिया में ऐसी भी चीजें हो रही हैं। दरअसल एक बुजुर्ग दंपत्ति थे। पुलिस को फोन करते हैं, फोन करने के बाद कहते हैं कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अब पुलिस के पास ऐसा फोन जाता है तो पुलिस वाले परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद कहते हैं कि मत कीजिए। उसके बाद तमाम तरह की कोशिशें करते हैं। उसके बाद सामने वाला जो बंदा था जिसने फ़ोन किया था वो अपने घर का एड्रेस बताता है और साथ ही कहता है कि मेरे मरने की जो वजह है मैं एक सुसाइड नोट में लिख के जा रहा हूँ और मुझे बचाने की कोशिश मत करना। वैसे भी बचा नहीं पाओगे और मैंने सल्फास की गोलियां खा ली है और वजह जाननी हो तो आना, सुसाइड नोट पढ़ना और हो सके तो मुझे इंसाफ दिलवा देना। अब ऐसा फोन आया तो पुलिस वाले फौरन भाग के जाते हैं, घर का ताला तोड़ते हैं, अंदर जो कुंडी लगी थी उसे खोलते हैं। अंदर देखते हैं तो एक बुजुर्ग दंपत्ति यानी एक बूढ़े माँ बाप मरे पड़े थे। सुसाइड नोट लिखा था। सुसाइड नोट को फौरन उठाते हैं, उसमें पढ़ते हैं तो जो कुछ लाइनें लिखी थी वो लाइन आप सोचिएगा और सोचने के बाद बताइएगा कि क्या कुछ हुआ था। दरअसल ये जो मरने वाला आदमी था इसका जो बेटा है वो लगभग 30 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। 30 करोड़ की संपत्ति का बेटा मालिक है। जो पोता है यानी बेटे का भी बेटा वो इस समय आईएएस के पद पे है। अभी इस समय अंडर ट्रेनी है, कुछ टाइम बाद आईएएस के पद पे तैनात हो जाएगा। यानी मोटा मोटी देखा जाए तो 30 करोड़ की संपत्ति बेटे की और पोता आईएएस। उसके बाद भी इस बुजुर्ग दंपत्ति का दर्द था कि इसको कोई ऐसा नहीं था जो 2 रोटी दे सके और घर वाले जो रोटी देते थे खाने को देते थे, जो बच जाती थी, सुबह की रोटी बची है तो शाम को देते थे, शाम की रोटी बची है तो अगले दिन देते थे। यानी ये बुजुर्ग दंपत्ति भूखे मर रहे थे और भूखे मरने से अच्छा इन्होंने फिर खुद को ऊपर वाले के सुपुर्द कर दिया और जहर खा के अपनी जान दे दी। साथ ही पूरी बात सुसाइड नोट में बताई कि कैसे एक आईएएस का दादा और एक करोड़पति का पिता होने के बावजूद भी आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि अपने माँ बाप को खाना नहीं दे सकते। और ये बात मैंने आज इसलिए बताई क्योंकि आज की जो कहानी है इस कहानी में भी ठीक यही सारी चीजें होती हैं, लेकिन बस परिणाम और आयाम दोनों अलग अलग हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है बुलंदशहर। आप लोगों में से कई लोगों ने नाम सुना होगा। इसी बुलंदशहर में एक थाना है शिकारपुर और इसी शिकारपुर थाने के अंतर्गत आता है फारूकी नगर। और इसी फारूकी नगर में एक जगह है या फिर एक मोहल्ला कहें, लाल दरवाजा। कहानी इसी लाल दरवाजे में रहने वाले एक परिवार, जिसमें परिवार के मुखिया शब्बीर, मुखिया की जो पत्नी है, घर की मालकिन कहें या फिर चाहे जो कहें, हाउसवाइफ कहें, रेहाना, बाकी छोटे छोटे बच्चे थे। और बच्चे इतने छोटे थे कि आप इस बात का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि जो सबसे बड़ी इस औलाद थी वो इनकी एक 15 साल की बेटी थी। अब शब्बीर एक गरीब मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। परिवार में पैसे भी नहीं थे, रोजी रोटी करना भी मुश्किल हो रहा था। बच्चे भी छोटे थे तो कहीं जा भी नहीं सकते थे। लिहाजा अब शब्बीर जो थे ठेला वगैरह लगाते थे। ठेला वगैरह लगा के अपने परिवार का लालन पालन पोषण करते थे और उसी से घर का जो खर्च चलता उसे चलाते। जो कुछ पैसे मिलते उससे अपना खर्च देखना, परिवार का खर्च देखना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़े, ये सारी चीजें देखना और उसी में पूरी की पूरी जिंदगी कट रही थी। लगभग 40-45 साल उम्र हो चुकी थी। पत्नी भी लगभग 42 साल की हो चुकी थी। पैसे कम थे लेकिन जितने भी थे उसी में गुजारा हो रहा था। सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी। वक्त गुजरा, हालात बदला, धीरे धीरे थोड़ी बहुत आमदनी भी बढ़ी, धीरे धीरे लोगों में नाम भी बढ़ा। लोग इस परिवार की इज्जत करते थे, शब्बीर चाचा कहते रहते थे। सारी चीजें ठीक ठाक चलती रही। लेकिन इसी बीच 14 मार्च की रात और 15 मार्च की सुबह अचानक से इस घर से चीख निकलती है। चीख इस घर के बच्चों की थी। सबसे ज्यादा बड़ी बेटी चीख रही थी क्योंकि ज्यादा समझदार थी। उम्र उसकी हो चुकी थी तो जाग रही थी, समझ रही थी कि क्या कुछ हुआ है। बाकी छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे, बिलख रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। अब एक घर है, घर में अचानक से इस तरह से चीख निकल रही है तो जाहिर सी बात है आसपास के सारे लोग इकट्ठा होंगे। सारे लोग आते हैं, आने के बाद देखते हैं
कि जो शब्बीर है और जो उसकी पत्नी रेहाना है, घर के बाहर वो सोते थे और उनको किसी ने कुल्हाड़ी से काट दिया है। अब बीच मोहल्ले के एक घर में इस तरह से कोई आया, आने के बाद घर के मुखिया को काट दिया और बच्चे महज इसलिए सेफ थे क्योंकि बच्चे घर के अंदर थे। फौरन ही पुलिस को फोन जाता है, पुलिस आती है और तुरंत चेक किया जाता है कि कौन मरा है, कौन बचा है। रेहाना जो शब्बीर की पत्नी थी वो तो मर चुकी थी, लेकिन जो शब्बीर था उसकी सांसें अभी उखड़ी उखड़ी चल रही थी। पुलिस वाले फौरन ही शब्बीर को लादते हैं, लादने के बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बस इस उम्मीद में कि अगर शब्बीर बच गया तो कम से कम ये तो बता देगा कि मरने वाले या फिर मारने वाले कौन थे, कहाँ से आए थे, किसने हमला किया। क्योंकि एक मोहल्ले में एक परिवार के ऊपर इस तरह से हमला करना, कुल्हाड़ी से काट देना, एक महिला मर चुकी है, दूसरी अभी पता नहीं आदमी बचेगा या फिर मर जाएगा, और जिस हिसाब से चोट लगी है मरने के चांसेस ज़्यादा थे। बहरहाल फौरन इस शब्बीर को लात फान के सीएससी हॉस्पिटल लेके जाया गया। थोड़ा बहुत इलाज चला। पुलिस वाले बस ईश्वर से ही मना रहे थे कि शब्बीर बच जाए, कुछ बता दे ताकि केस सुलझाने में आसानी हो। लेकिन पुलिस वालों की जो प्रेयर थी, जो प्रार्थना थी, शायद ईश्वर नहीं सुनते और शब्बीर भी थोड़े टाइम बाद मर जाता है। अब एक घर है, घर में किसी ने हमला किया। हमला करने के बाद जिसको जिसको मारा वो दोनों लोग मर गए, यानी एक मोहल्ले के अंदर दिन दहाड़े कत्लेआम हो चुका था। फौरन ही ये मामला ऊपर तक पहुंचाया गया। जो आला दर्जे के अफसर थे, चाहे एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे डीएम हो, सब तक ये बात गई कि एक मोहल्ला है, इस तरह से कुछ बदमाश आए, आने के बाद मार दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन जो वहां के एसएसपी थे, श्लोक कुमार सिंह, फौरन इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। लेने के बाद 4 अलग अलग टीम बनाते हैं। बनाने के बाद फिर जांच पड़ताल शुरू करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि जो कुछ समझदार थे इस परिवार के, वो तो मर चुके थे। आखिर अब पूछताछ की किससे जाए। सबसे बड़ी बेटी हुई महज 15 साल की, बाकी बच्चे एकदम छोटे छोटे। तो फिर पूछें किससे, किससे जानकारी लें। दुश्मनी का एंगल हो या फिर दोस्ती का एंगल हो या फिर कोई और बात हो, आखिर बताने वाला कोई तो होना चाहिए। पुलिस वाले जाते हैं पूछताछ के लिए बेटी से। बेटी बेचारी रो रो के, उसका बुरा हाल था। कभी बेहोश हो जा रही थी, कभी कुछ और कर रही थी, कभी चिल्ला रही थी, कभी पुलिस वालों को कुछ कह रही थी कि जल्द से जल्द सुलझाओ। आसपास के सारे लोग भी इकट्ठा थे, सब यही कह रहे थे कभी बेटी को परेशान ना करो। लेकिन अब केस भी सुलझाना था तो बेटी का बयान लेना भी जरूरी था, क्योंकि सबसे बड़ी वही थी। बहरहाल कुछ महिला सिपाही जाती हैं। जाने के बाद इस बेटी से पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्या किसी से कोई दुश्मनी हो, क्या किसी से कोई रंजिश हो, किसी ने कोई धमकी दी हो। अब ये बात जब सिपाही पूछती है तो बिटिया कहती है कि कुछ टाइम पहले 15,000 रुपए को लेके किसी से मेरे अब्बू का झगड़ा हुआ था। अब वो कौन था, कहाँ से आया था, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि इन सब मामलों में मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ नहीं। लेकिन मैंने देखा था कि अब्बू का किसी से कुछ झगड़ा जरूर हुआ था। फिर पूछते हैं कि अच्छा तो जब कत्ल हुआ था तो तुम लोग कहाँ थे। तो इस पे बिटिया बताती है कि जिस हिसाब से हमारा घर है, क्योंकि घर में ज़्यादा जगह है नहीं, छोटा सा घर है, तो मेरे जो अब्बू हैं और जो मेरी अम्मी हैं, हम लोग को घर में सुला देते हैं, फिर बाहर से ताला बंद कर देते हैं और फिर बाहर खुद दरवाजे पे सोते हैं। तो बाहर क्या हुआ था एग्जैक्टली तो हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम लोग अंदर बंद थे, अंदर सो रहे थे। वो तो सुबह जब हम लोग ताला खोलने की कोशिश किए तो और बुलाए तो कोई आवाज़ नहीं दिया, तो फिर हम लोग जैसे तैसे पिछले दरवाजे से बाहर आए और बाहर आके देखा तो अब्बू और अम्मी इस हाल में थे। तो हम लोग चिल्लाए। फिर जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं, यानी घर के बाहर कत्ल हुआ, बच्चे घर के अंदर बंद थे और शायद इसी वजह से सुरक्षित भी थे। अब पुलिस वाले बड़े परेशान होते हैं कि कोई कुछ बताने वाला नहीं है। बिटिया कह रही है कि किसी से झगड़ा हुआ था, लेकिन अब वो कौन था ये भी नहीं पता। अब पुलिस वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं और हर संदिग्ध आदमी से, जिससे कभी कुछ विवाद हुआ हो, किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, कोई रंजिश हुई हो, उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। हर जगह पूछताछ करते हैं, हर जगह छानबीन करते हैं। उस जगह पे जाते हैं जहां शब्बीर ठेला लगाता था, उस जगह पे जाते हैं जहां कभी शब्बीर का आना जाना हुआ हो। लेकिन सारी जगह पूछताछ में, सारी जगह छानबीन में कोई भी ऐसा संदिग्ध क्लू, कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज नहीं मिलती जिससे इस मामले में थोड़ी भी लीड मिले।
अब कहीं से कोई लीड नहीं, कहीं से कोई सुराग नहीं, कहीं से कोई सबूत नहीं। पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, दिन प्रतिदिन समय बीतता जा रहा था। अब जाहिर सी बात है, अब एक मुस्लिम परिवार और इस तरह से कोई घर में घुस के मार दे तो मीडिया में भी प्रेशर बना और तरह तरह की बातें हुई। पुलिस की कार्यशैली पे भी कहीं ना कहीं उंगली उठ रही थी और न कोई सबूत मिल रहा था, न कोई सुराग मिल रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अगर एक मोहल्ले में कत्ल होता है, कोई कातिल है वो आता है, आके मार के चला जाता है, तो ऐसा हुआ कि किसी ने देखा तक नहीं। ऐसा भी नहीं है कि ठंडी का मौसम है, सब लोग घर में सो रहे हो, रजाई के अंदर हो, आवाज ना आई हो। अमूमन गर्मी भी काफी आ चुकी है तो लगभग लगभग लोग बाहर ही सोते हैं। कोई कुछ उड़ता भी नहीं है, उड़ता भी है तो हल्का फुल्का ब्लैंकेट। तो कोई चीख पुकार भी नहीं सुना, कोई कुछ आवाज भी नहीं सुना। अजीब बात। फिलहाल बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई थी, लेकिन क्या खाया था, क्या पिया था, ये सारी चीजें बिसरा रिपोर्ट में आती हैं। तो बिसरा रिपोर्ट भी नहीं आई थी, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली बहुत ज्यादा पता भी नहीं चल रहा था। फिलहाल इतना पता चल रहा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि मरने वाली की जो मौत हुई है वो कुल्हाड़ी की वार से, अत्यधिक ब्लीडिंग होने से और कुछ जरूरी नस के कट जाने से हुई थी। पुलिस पे प्रेशर बनता जा रहा था, जांच पड़ताल शुरू हो चुकी थी, पुलिस वाले हर संभव कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस वालों को कहीं से भी कोई सुराग, कहीं से कोई संदिग्ध या फिर कोई आदमी आया गया हो, या फिर किसी के जाने की कोई निशान, या फिर किसी के कदमों की आहट, कोई भी ऐसा सबूत मिल ही नहीं रहा था जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि घर में कोई आया भी था। अब पुलिस वाले, इतने साल का एक्सपीरियंस उन्हें लग जाता है कि आखिर इतने टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कम से कम कातिल का पता ना चले, कम से कम कोई सबूत ना मिले। लेकिन आसपास के इलाके से, आसपास के मोहल्ले से कोई तो ऐसा हो जिसने ये देखा हो कि कोई आया है, या फिर किसी के पैर की कोई आवाज आई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बिटिया है ये झूठ बोल रही है। अब पुलिस वालों के सर की सुई कहीं ना कहीं घूमी, तो पुलिस वाले दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने के साथ साथ इस बेटी को साइड करते हैं और बाकी जो छोटे छोटे बच्चे थे उनसे पूछताछ शुरू करते हैं। सबसे पूछते हैं तो सारे बच्चे भी सेम जवाब। पुलिस वाले और परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे कि सारे बच्चे सेम जवाब दे रहे हैं। अब इसके बाद फिर से वही मुसीबत कि बच्चे अगर सेम जवाब दे रहे तो इसका मतलब सही बात बोल रहे हैं। बहरहाल सारी चीजें ठीक ठाक चलती रही, लेकिन इसी बीच जो सबसे छोटी वाली बच्ची थी उसने एक ऐसी लाइन बोली जिससे अब ये पूरा मामला पानी की तरह साफ हो गया। दरअसल उस छोटी वाली बच्ची ने बोला कि जो बड़ी दीदी हैं वो अमूमन रात में घर में सोती थी, लेकिन उस रात वो अम्मी और अब्बू का पैर दबाने के लिए बाहर गई हुई थी और काफी टाइम तक बाहर ही थी, और लौट के कब आई ये हम लोगों को नहीं पता। अब इधर बड़ी वाली बेटी बोल रही थी कि हम तो रात में सबसे पहले सो गए थे, बाहर से ताला बंद था। और छोटी वाली जो बच्ची थी वो बता रही थी कि दीदी बाहर गई थी अम्मी अब्बू का पैर दबाने। यानी ये जो बड़ी वाली लड़की है ये झूठ बोल रही है। अब जैसे ही एक क्लू मिला, इस बड़ी वाली लड़की को उठाया गया, लेकिन अब इसके साथ एक दिक्कत थी कि ये भी जुवेनाइल थी, और इसीलिए मैंने अब तक इसका नाम भी नहीं लिया, क्योंकि किसी नाबालिग, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो दोषी हो, उसका नाम लेना गैर कानूनी होता है। अब इसको उठाया जाता है, उठाने के बाद पूछताछ की जाती है, लेकिन अब इससे सख्ती से पूछताछ की नहीं जा सकती थी। तब पुलिस वाले अब टेक्निकल टीम, एफएसएल और एसएफएल जो सारी टीमें होती है उनका सहारा लेते हैं। सहारा लेने के साथ साथ अब कुछ सबूत ऐसे इकट्ठा करते हैं जिससे कुछ ऐसा क्लू मिले और यहाँ से पुष्टि हो सके कि ये बच्ची जो है वो दोषी है। इन सारे सबूतों में, सारे सुरागों में एक रिकॉर्डिंग निकल के सामने आई, और ये रिकॉर्डिंग इसी मरने वाले शब्बीर के मोबाइल की थी, जिसमें इस लड़की ने किसी से नींद की गोली मंगवाई थी। अब ऐसी रिकॉर्डिंग मिलना और बच्ची लगभग 10 या 20 नींद की गोली मंगवा रही है, तो शक की और कोई गुंजाइश नहीं बचती। फौरन इस बच्ची से अब सख्ती से पूछताछ की जाती है। कुछ देर तक तो ये घुमाती है, लेकिन अब उम्र भी ज्यादा नहीं थी, तजुर्बा भी ज्यादा नहीं था, तो इसे लगता है कि मुंह खोल देना चाहिए, झूठ बोलने का ज्यादा मतलब नहीं है। तब ये रोते हुए एक कहानी सुनाती है, और ये कहानी कुछ ऐसी है जो कहानी मैंने आपको शुरू में सुनाया। दरअसल जो ये शब्बीर और रेहाना थे ये बड़े स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे।
यानी बेटी अगर कुछ इधर उधर कर रही है, कहीं घूमने जा रही है, तो ये चीज़ इनको नागवार गुजरती थी। अब जैसे जैसे ये लड़की बड़ी हुई, इसे भी आम लड़कियों की जैसे ज़िंदगी जीना था, और आम से भी थोड़ा सा हट के जो सोशल मीडिया का एक ज़माना दिखता है जिसमें 14-14, 15-15 साल की लड़की किसी से प्यार करती हैं, एक बॉयफ्रेंड बनाती हैं, उसके साथ जीने बनने की कस्में खाती हैं, और एक नया ट्रेंड भी चला है, माई लाइफ माई रूल। तो ये सारी चीज़ें ये लड़की फॉलो करना चाहती थी, लेकिन अब चाहे सब्बीर हो चाहे रेहाना हो, उनको ये चीज़ नागवार थी, क्योंकि जैसे तैसे करके ये ठेला वगैरह लगा के तो पालन पोषण कर रहे थे। तो ये जो ड्रीम गर्ल बनने का ख्वाब इस लड़की का था, वो शायद इस परिवार के हिसाब से सही नहीं था। अब जब जब ये किसी लड़के से बात करती, चाहे वो सब्बीर के मोबाइल से बात करती, चाहे अपनी अम्मी की मोबाइल से बात करती, तो सामने से वो लड़का भी कभी कभार फ़ोन कर देता। माँ बाप को ये बात पता चलती तो माँ बाप मार पीट देते कि अभी तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम लड़कों से बात कर रही हो। अब ये बात बिटिया को बड़ी नागवार गुजरती कि 14 साल की हो गई हूँ, 15 साल की हो गई हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपने डिसीजन ले सकती हूँ, माँ बाप मेरे पिछड़े ख्याल के हैं। ये तमाम चीज़ें इसके दिमाग में आती रही। और इसी बीच एक आदमी जिसका नाम सगीर था, उसका इसके घर पे आना जाना था। सगीर भी इसकी हरकतों को देखता, देखने के बाद बताता कि आज आपकी बेटी यहाँ गई थी, आज की बेटी किसी से बात कर रही थी, मैंने यहाँ पे देखा। अब सगीर जब जब ये बात बताता तो माँ बाप फिर इसको मारते पीटते, डांटते फटकारते कि तुम ये क्या कर रही हो, पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाओगी। कोई भी माँ बाप होगा भाई, उसे कहाँ तक बर्दाश्त होगा। अब माँ बाप आए दिन डांटते, सगीर आए दिन आता, कुछ न कुछ बताता, फिर माँ बाप डांटते। ये थी कि सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, इसे आए दिन नए नए लड़कों से बात करना था, आए दिन किसी से मिलने जाना था। और इसी बीच लगभग 11 या 12 तारीख को जो ये लड़की थी वो बाहर निकलती समोसा खाने के लिए। ज़्यादा उम्र भी नहीं थी तो बाहर गई, समोसा दुकान पे खा रही थी। सगीर उसे देखता है, फिर घर पे आता है, बताता है कि आज ये लड़की गई थी वहाँ पे समोसा खा रही थी। अब पिता जब ये बात सुनते हैं तो उनको फिर गुस्सा लगती है कि इस तरह से दुकान पे खड़ा होके खाने का क्या मतलब है, तुम घर पे लाके खा सकती थी। फिर से डांटते हैं, फिर से चिल्लाते हैं, और यहीं से अब इसके दिमाग में अपने माँ बाप के लिए इस कदर नफरत भर गई थी। और इस लड़की का बयान मैंने सुना, उसमें इसने एक लाइन बताई जो मैं इस वीडियो में अब तक बोल नहीं रहा था। इसने कहा कि मेरी माँ रेहाना के इस सगीर से संबंध थे। अब आप सोच के देखिए कि इस 15 साल की लड़की के दिमाग में क्या क्या चीजें भरी हुई थी और ये क्या क्या सोच रही थी। बहरहाल जब सगीर बताता है, माँ बाप डांटते हैं, तब वहीं से इसके दिमाग में आ जाता है कि वैसे माँ बाप के साथ मुझे रहना नहीं है। अब ये प्लान करती है, अपने एक दो बॉयफ्रेंड से डिस्कस करती है, कहती है कि मुझे नींद की दवाई चाहिए। एक आध बॉयफ्रेंड इसके मना करते हैं। फिर इसके दिमाग में आता है कि चलो दूसरे वाले के पास फ़ोन करते हैं। और इसी बीच एक लड़का जिसका नाम बबलू था, उसको ये फ़ोन करती है। फ़ोन करके कहती है कि मुझे जो है 20 नींद की गोलियां चाहिए, और इतनी गोलियां और इतनी पावर की दे देना कि अगर कोई खाए तो उसको होश न रहे। अब बबलू ये बात जब सुनता है तो लड़की कही थी तो भाई वैसे भी कहा जाता है कि अगर लड़की बोल दे तो आदमी के ना करने के चांसेस होते ही नहीं है। और ये कोई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग अगर इस बात को रिलेट करेंगे, आजकल की नई पीढ़ी को, आजकल की नए जनरेशन को अगर आप देखें तो ऐसा होता है, सच में लोग ऐसा करते हैं। तो जब ये बोलती है तो बबलू फिर जाता है अपने दोस्त के पास, उससे 20 नींद की गोलियां मंगवाता है। वो आदमी इसको 20 नींद की गोलियां देता है। बबलू एक लड़के के साथ वो 20 नींद की गोलियां भिजवा देता है। अब ये लड़की उन गोलियों को लेती है और 505 रुपए, 500 रुपए बबलू को और 5 रुपए उस छोटे से लड़के को जिसने गोलियां ला के दी थी उसको दे देती है। गोली इसको मिल चुकी थी, लेकिन अब फिर सोचती है कि क्या करें, कैसे खिलाएं, कहाँ मिला के खिलाएं। इसी बीच फिर इसको ध्यान आता है कि मेरी जो माँ है वो शाम को चाय पीने की शौकीन है, तो अगर चाय में मिला दे तो ठीक रहेगा। तो माँ के तो चाय में 10 नींद की गोलियां मिला के दे देती है। और जो इसके पिता थे वो रात को दूध पीने के शौकीन थे, तो उनको तो दूध में मिला के दे देती है। अब दूध में मिला के देती है, इधर माँ भी चाय में पी चुकी थी, तो 1-2 घंटे में ही तगड़ी नींद इन दोनों को आती है।
दोनों को लगता है कि शायद थके हैं तो सो रहे हैं। इसके बाद ये कहती है कि चलिए आप लोग सोइए, मैं आपके पैर वैर दबा देती हूँ। अब माँ बाप खुश कि चलो बिटिया इतनी अच्छी है कि सेवा करने आई है। माँ बाप का ये पैर दबाती है और जब देखती है कि माँ बाप सो गए हैं, फिर घर के अंदर जाती है, कुल्हाड़ी निकालती है और कुल्हाड़ी से माँ बाप को काट डालती है। काटने के बाद कुल्हाड़ी एक भूसे के ढेर में छिपा देती है। छिपाने के बाद फिर अंदर जाकर चुपचाप सो जाती है, सुबह होने का इंतजार करती है। अब ये सारे बयान जब ये दे रही थी तो पुलिस वाले फिर एक सवाल पूछते हैं कि बेटा ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मारने के और भी तरीके थे। इस तरह से निर्दयता के साथ मारना, कुल्हाड़ी से काटना, और हो सकता था कि तुम्हारी बॉडी उस लायक है नहीं, उतनी तुम स्ट्रांग नहीं हो, अगर ना मरते तो। इस पे इसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं परेशान हो गए, चौंक गए कि आदमी कहाँ से क्या क्या चीजें सीख लेता है। दरअसल ये बताती है कि 3 मार्च साल 2021 को इसी के घर में एक ट्रिपल मर्डर हुआ था। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी चौंकते हैं, तुरंत पूछते हैं कि क्या हुआ था। इस पे बताती है कि जो इसके ताऊ थे उन्होंने अपनी वाइफ शकीला को और अपनी 2 बेटियों को 3 मार्च साल 2021 यानी मोटा मोटी देखा जाए तो महज 2 साल पहले ही उसी तरीके से कुल्हाड़ी से सर पे मार के मार डाला था। और वहीं से इसको पता चल गया था कि अगर कुल्हाड़ी को सर पे मारा जाए तो आदमी के बचने के चांसेस बड़े कम होते हैं और आदमी मर जाता है। अब यहीं से इसने आइडिया लिया ये सारी चीजें की, और यहीं से कहा जाता है कि आदमी जिस तरह के माहौल में रहता है, जो सारी चीजें देखता है, उसका प्रभाव भी आदमी के जीवन पे पड़ता है और आदमी वहीं से सीखता है। तो इस कहानी में आपने गजब देखा होगा कि एक लड़की जिसको महज लड़कों से बात करने का शौक था, माँ बाप बेचारे अपने फर्ज को निभाने के लिए उसको अच्छी राह पे लाने के लिए कोशिश करते हैं और बदले में उनको जान गंवानी पड़ती है। और इस लड़की ने सीख भी अपने ही ताऊ से लिया था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, लेकिन इस कहानी में एक दर्दनाक पार्ट ये भी है कि इस लड़की को ज़्यादा सजा हो नहीं सकती, लड़की नाबालिग है। मैक्सिमम सजा अगर होगी तो भी 2 से 3 साल होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा का प्रावधान शायद मेरी जानकारी के हिसाब से तो नहीं है। अब आते हैं आज के सवाल के ऊपर। और चूंकि कल विजयदशमी थी और भगवान राम जी का जन्मोत्सव है, विजयदशमी तो शायद नहीं थी, रामनवमी थी, माफ कीजिएगा। तो इस पर एक सवाल है कि आपने अक्सर एक गाना सुना होगा, कौशल्या दशरथ के नंदन, यानी जो राम जी हैं वो कौशल्या माता और दशरथ महाराज के पुत्र हैं। अब इस हिसाब से लक्ष्मण भी किसी के पुत्र थे, भरत भी किसी के थे। तो शत्रुघ्न की माता का क्या नाम था? अगर आपको पता हो तो प्लीज बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पूरा देश इस समय राममय हो चुका है, तो मुझे लगा कि इससे रिलेटेड सवाल पूछना चाहिए। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।